आज हम इंग्लिश लैंग्वेज में वाक्य बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम साधारण वाक्य का हमें नॉलेज होना चाहिए कि साधारण वाक्य कैसे बनाते हैं। साधारण वाक्य अर्थात सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। ऐसे वाक्य जो मुख्यतः किसी एक क्रिया पर आश्रित होते हैं उन्हें हम साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे मेरे पास एक किताब है, तो इसका होगा आई हैव ए बुक। मेरे पास एक किताब है या मैं एक किताब रखता हूं। या हैव एक वर्ब है। अब ये कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है या एक्सुलरी है? मेरे YouTube चैनल के आप पोर्शन पे जाके देखिए, जहां मैंने वर्ब के बारे में आपको विस्तार से समझाया है। पार्ट ऑफ स्पीच का एक भाग है। जब भी कोई किसी वाक्य का निर्माण होता है तो पार्ट ऑफ स्पीच का हमारे को पूरा नॉलेज होना चाहिए कि उस वाक्य में करता क्या है, या फिर यूं कहें कि संज्ञा क्या है, कौन सा है, पद संज्ञा का है, कौन सा पद स्वर नाम का है, कौन सा पद क्रिया विशेषण का है, कौन सा पद विशेषण का है, कौन सा पद किस पद में प्रीपोजिशन का भाव है, कंजक्शन कौन सा है, इनका पूरा हमारे को पता होना चाहिए। तो देखें, आज हम विस्तार से समझेंगे कुछ विशेष शब्दों से शुरू होने वाले वाक्य, अर्थात इट का प्रयोग। इट का प्रयोग कैसे करते हैं, इट से शुरू होने वाले वाक्य क्या है। तो देखिए, पहला मौसम, दूरी, आदि बताने के अर्थ में, किसका प्रयोग किया जाता है? इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे 5 किलोमीटर है। अभी एक वाक्य मेरे पास 5 किलोमीटर है। डिस्टेंस का बोध हो रहा है इसमें। किसका बोध हो रहा है? डिस्टेंस का। तो इसको लिखेंगे इट इज 5 किलोमीटर। इट इज 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर है। इट इज 5 किलोमीटर। यहां हमें ये पता नहीं पड़ रहा कि कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है, लेकिन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसका हमने इट से शुरू कर दिया। इट इज 5 किलोमीटर। दूसरा वाक्य, मौसम गर्म है। मौसम गर्म है। कर्ता का बोध नहीं हो रहा, तो इसको भी शुरू से अपन इट से शुरू करेंगे। इट इज हॉट टेम्परेचर, हॉट वेदर।
इट इज हॉट वेदर, मौसम गर्म है। हॉट का मतलब गर्म। तो मौसम बताने, तो डिस्टेंस बताने के अर्थ में, मौसम बताने के अर्थ में हम इट का प्रयोग करते हैं। या फिर संकेत, जैसे निर्जीव वस्तु के अर्थ में इस प्रकार से वह सूर्य, समय बताने की, इट्स जैसे 5 बजे हैं, 5 बजे हैं। मौसम, समय, दूरी आदि बताने के अर्थ में 5 बजे हैं, 5 बजे हैं। समय का उल्लेख करेंगे तो इट इज 5 o'clock, 5 o'clock, 5 बजे हैं। तो ये विस्तार से समझ लिया, इट का प्रयोग मौसम, समय, दूरी आदि बताने के अर्थ में किया जाता है। इसका इट का प्रयोग, तो कभी भी अगर डिस्टेंस के मामले में पूछें कि इस प्रकार से एक और वाक्य देखिए आपको, मालपुरा से जयपुर 90 किलोमीटर है। डिस्टेंस है 90 किलोमीटर। तो इट इज 90 किलोमीटर जयपुर फ्रॉम मालपुरा, इट इज 90 किलोमीटर जयपुर फ्रॉम मालपुरा से 90 किलोमीटर है। जयपुर डिस्टेंस बता रहे 90 किलोमीटर। फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन है, से के अर्थ में प्रीपोजिशन। इस प्रकार से मौसम, समय, दूरी आदि के बताने के अर्थ में हम इट का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे को याद होना चाहिए कि वेदर, टाइम एंड डिस्टेंस। यदि मुझे वेदर, टाइम और डिस्टेंस बताना है तो मुझे निश्चित रूप से इट का प्रयोग करना है। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट इट के बाद देयर का प्रयोग। इसके बाद इसका देयर का प्रयोग। THERE, देयर का प्रयोग संख्यात्मक वाक्य बनाने के अर्थ में, संख्यात्मक या मात्रात्मक वाक्य बनाने के अर्थ में ऐसे वाक्य जहां पे संख्या का बोध हो या मात्रा का बोध हो। संख्या तो न्यूमेरिकल, क्वांटिटी और क्वांटिटी और मात्रा, अर्थात संख्यात्मक और मात्रात्मक वाक्य बनाने का अर्थ। जैसे पहला वाक्य, हमारे विद्यालय में 1500 विद्यार्थी है। संख्यात्मक वाक्य तो लिखेंगे देर आर 1500 students in our school, हमारे विद्यालय में 1500 विद्यार्थी। सेकंड, मेरे गांव की आबादी 1000
है। मेरे गांव की आबादी 1000 है। देयर इज पॉपुलेशन ऑफ माई विलेज there is 1000 population of my village there is 1000 population of my village। मेरे गांव की आबादी 1000 है। इसी प्रकार से थर्ड, टोडी सागर बांध में 22 फुट पानी है। तो ये किसका मात्रा को बता रहा है? तो लिखेंगे देयर इज 22 फुट या फीट, 22 फीट ऐड कर दो, 22 फीट वाटर इन द टोडी सागर डैम। हो गया। इसी प्रकार से फिफ्थ वाला वाक्य, बिशनपुर बांध में अतः पानी है। क्वांटिटी बता रहा है, मात्रा बता रहा है। देयर इज a lot of water in the Bisalpur dam। बिशनपुर डैम में अतः पानी है। तो कहने वाला संख्यात्मक और मात्रात्मक दोनों में अपन देर का उपयोग करते हैं। तो देखो अब इसमें पार्ट और स्पीच के संदर्भ में भी अपन जानकारी दे सकते हैं। हमारे विद्यालय में 1500 विद्यार्थी है। यहाँ कर्ता का भाव इसका देर से शुरू किया है, लेकिन यहाँ पे आप चाहे तो हमारे, ये क्या है? प्रोनाउन है। अब कौन सा प्रोनाउन है? प्रॉपर है। प्रॉपर प्रोनाउन में अधिकारसूचक पोसेसिव प्रोनाउन है हमारे विद्यालय में, आवर स्कूल। ऐसे प्रोनाउन वर्ड्स जिसके बाद नाउन का उपयोग हो जाता है उसे हम पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो आवर स्कूल इज ए पोसेसिव प्रोनाउन। मेरे गांव की आबादी 1000 है, तो माई पोसेसिव प्रोनाउन। इसी प्रकार से अपन अलग अलग सेंटेंस में देख सकते हैं कि हम देर का प्रयोग संख्यात्मक और मात्रात्मक वाक्य बनाने के लिए भी करते हैं। अब जैसे भीड़, अतः भीड़ थी, अतः भीड़ थी, ये वाक्य आ गया। अतः भीड़ थी, संख्या बता रहा है। तो देयर वाज ए लॉट ऑफ क्राउड, देयर वाज ए लॉट ऑफ क्राउड, अतः भीड़ थी। तो इस प्रकार से संख्यात्मक रूप से हम देर का प्रयोग करते हैं। ईट और देर का प्रयोग हो गया। इसके बाद देखिएगा, ईट और देर बहुत महत्वपूर्ण है। ईट और देर का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से अबाउट टू का प्रयोग, अबाउट टू का प्रयोग कैसे करते हैं? ऐसे वाक्य
जिसमें कार्य का पूरा होना पाया जाता है। ऐसे वाक्य जिसमें कार्य का पूरा होना पाया जाता है अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे वह विद्यालय जाने वाला है। कर्ता कौन हुआ है? प्रोनाउन है ही अबाउट इज जाने वाला है। ही इज अबाउट टू गो टू स्कूल, विद्यालय जाने वाला है। या फिर ऐसे भी बना सकते हैं ही इज गोइंग टू नहीं, ये है ही इज अबाउट टू गो टू स्कूल, विद्यालय जाने वाला है। या वह मरने वाला है। ही इज अबाउट टू डाई, मरने वाला है। अबाउट टू का प्रयोग वाला है, वाले के अर्थ में करते हैं। या फिर ऐसे भी हो सकता है जैसे बारिश आने वाली है तो गोइंग टू का प्रयोग भी कर सकते हैं इसकी जगह। इट इज गोइंग टू रेन, इट इज गोइंग टू रेन, बारिश आने वाली है। गोइंग के बाद पूछ सकता है, प्रीपोजिशन है, इसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इट इज गोइंग टू रेन, बारिश आने वाली है। इसी प्रकार से रीता रोने वाली है तो रीता इज गोइंग टू रोने वाली है, या रीता जाने वाली है। तो इस प्रकार से गोइंग टू के बाद हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब का। जैसे रीता उठने वाली है, रीता इज गोइंग टू अराइव, उठने वाली है। इसी प्रकार से सूर्य उगने वाला है, सूर्य उगने वाला है। द सन इज गोइंग टू राइज, उगने वाला है। द सन इज गोइंग टू राइज। या द सन इज अबाउट टू राइज, ये भी अपन लिख सकते हैं। सूर्य उगने वाला है। तो ऐसे वाक्य जिसके अंत में वाला है, वाली है, वाले शब्द आते हैं, उसके लिए हम अबाउट टू या गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, हैज, हैव और हैड का प्रयोग। हैज, हैव और हैड का प्रयोग। हैज, हैव, हैड, ये तीनों का प्रयोग, इन तीनों का प्रयोग रखने की अवस्था में किया जाता है। रखने की अवस्था में किया जाता है। किसी भी वस्तु को रखने की अवस्था में, किसी भी वस्तु को रखने की अवस्था में, ये लिख सकते हैं, किसी भी वस्तु को रखने की अवस्था में हैज, हैव और हैड का प्रयोग किया जाता है। और ये एक प्रकार की मुख्य क्रियाएं भी है। क्या है? मुख्य क्रियाएं भी है। जैसे पहला वाक्य, मेरे पास एक अलमारी है, मेरे पास एक अलमारी है तो आई हैव ए अलमीरा, मेरे पास एक अलमारी है। दूसरा, उसके पास 10 रुपए थे, उसके पास
₹10 थे, तो ही हैड 10 रुपीज, 10 रुपीज, उसके पास ₹10 थे। इसी प्रकार से तीसरा, हमारे पास अनेक घर हैं, हमारे पास अनेक घर है या मकान हैं, तो लिखेंगे we have many houses, अनेक घर है, मैंने हाउसेज। तो इस प्रकार से रखने की अवस्था में हैज और हैड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हैज और हैड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अगला, नेक्स्ट अपन यूज में देंगे यूज टू का प्रयोग। जब किसी एक वस्तु को हम पास्ट टेंस में काम ले चुके होते हैं, जब किसी कार्य को पास्ट में कर चुके हैं, तब हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे हरि ने अपना कार्य पूरा कर लिया है, अपना कार्य पूरा कर लिया है, पूरा काम कर लिया। तो हरि हैज यूज्ड टू Hari has used to complete his work. अतः used to के बाद जो भी क्रिया आएगी वो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। Hari has used to complete his work. हरि ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। अतः पास्ट घटना को बताने के अर्थ में भी हम यूज टू का प्रयोग करते हैं, किसी पास्ट घटना को बताने के अर्थ में। जैसे वह पढ़ाया करता था, he used to read, वह पढ़ाया करता था, he used to read। इसका किसी भी पास्ट घटना को बताने के अर्थ में भी हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो अपन ने समझा इट का प्रयोग, देयर का प्रयोग, हैज हैव हैड का प्रयोग, इज गोइंग टू या बी गोइंग टू या अबाउट टू का प्रयोग, इसी प्रकार के यूज टू का प्रयोग हमने करना सीखा। इनके वाक्य हमारे को बनाना आना चाहिए। अधिकतर वाक्यों में यूज टू का प्रयोग स्टोरी के अर्थ में किया जाए। जब भी हम स्टोरी बनाते हैं तो यूज टू का अपन प्रयोग करते हैं। तो किसी पास्ट घटना को याद करने के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? यूज टू का प्रयोग किया जाता है। अब कोई भी घटना घटित हो गई, उसके लिए बिकम का प्रयोग करते हैं। ही बीकेम ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बन गया है, बना। बीकेम का प्रयोग, बीकेम का प्रयोग। कुछ भी घटना, कोई कार्य पूरा हो चुका है, बन गया है, ऐसे वाक्य जिसके अंत में बन गया शब्द आता है। जैसे वो है चिकित्सक बन गया है, तो ही बीकेम ए डॉक्टर, वो चिकित्सक बन गया है। वे परस्पर मित्र बन गए हैं, दे became past friend,
वह मित्र बन गए हैं, अच्छे मित्र बन गए हैं। तो बीकेएम का मतलब किसी भी चीज को जब बन जाती है अर्थात कंप्लीट हो जाती है, कोई पद या सरकारी नौकरी लग जाती है, उसके अर्थ में हम बीकेएम का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हमारे को इनके यूज आने चाहिए और ये सभी क्या मेरे पास साधारण वाक्यों के अंतर्गत आते हैं। और जितने भी ये मैंने आपको पढ़ाए ये सब के सब किसमें आते हैं, साधारण वाक्यों के अंतर्गत आते हैं। कि हमें साधारण वाक्यों के अंतर्गत इट का प्रयोग, देयर का प्रयोग, अबाउट टू का प्रयोग, बी गोइंग टू का प्रयोग, यूज्ड टू का प्रयोग, बीकेम का प्रयोग और साथ में हैज, हैव, हैड का प्रयोग आना चाहिए। इन पर आधारित अनेक वाक्य आते हैं जिनकी आवश्यकता में आगे जाकर के महसूस होती है। इस कारण उनके वाक्य हमारे को पहले ही बनाना आना चाहिए। तो आज हमने साधारण वाक्यों के अंतर्गत अंग्रेजी में इनका अध्ययन किया है। तो देखिए मित्रों, हमें पार्ट ऑफ स्पीच का पूरा नॉलेज होना चाहिए और उसके बाद हम साधारण वाक्य कैसे बनाते हैं उसका भी हमें कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए आप इसके बाद मैथमेटिक्स के पोर्शन के अंतर्गत, मैथ्स के पोर्शन के अंतर्गत हम संख्याओं का अध्ययन कर चुके हैं, ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन कर चुके हैं, हाँ, संख्याओं का मापन कैसे किया जाता है उसका अध्ययन कर चुके हैं, एक दूसरे को मात्रक को बदलने का अध्ययन कर चुके हैं और विस्तार से जानकारी कल इसी चैनल पर मैं आपको दूंगा। धन्यवाद।